हेलो। आज इस वीडियो में हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन के क्या एम्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम के बारे में। जब हम बात करते हैं ना एम के बारे में, तो एम जो है वो एक पर्टिकुलर होती है ना। जैसे कि समवन सेज कि मैं जो है डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो क्या है, वो एम है ना। अब एम को अचीव करने के लिए जो है आप स्टेप्स बनाते हो। जैसे कि आपने 10th के बाद मेडिकल लिया, फिर उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम्स क्लियर करके आप जो एमबीबीएस कर रहे हो या कुछ भी, ये क्या आ गया, आपके स्टेप्स आ गए। तो ये स्टेप्स क्या आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो सेम वैसे ही जो फिज़िकल एजुकेशन का जो एम है, वो एम क्या है, होलसम डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, कि वो किस तरह से जो है एक इंडिविजुअल को जो है जो यहाँ पे लिखा था, एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ द होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो एम है, जो एक मकसद है फिज़िकल एजुकेशन का, वो क्या है कि एक इंडिविजुअल की पूरी तरह से डेवलपमेंट करी जाए। और इसे साथ ही साथ में ये भी कह सकते हैं कि एक इंसान को किस तरह से अपना जीवन पूरे अच्छे से व्यतीत करना है, उसके बारे में जो है उसे कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कर सके। बट इस एम को अचीव करने के लिए जो है कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को धीरे धीरे चढ़कर ही आप क्या कर सकते हो, उस एम को अचीव कर सकते हो। तो वो जो स्टेप्स हैं ना, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का नाम देते हैं। एम क्या आ गया, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और जो है उस पॉइंट को अचीव करने के लिए, उस स्टेज को अचीव करने के लिए जो बीच के स्टेप्स थे, जो जैसे कि एग्जांपल आपको टेरेस पे जाना है, तो वो एम आ गया कि मुझे टेरेस पे जाना है। जो बीच में स्टेयर्स आ रही है ना, उन स्टेयर्स को जो चढ़ के आप जो है टेरेस तक पहुंचोगे, तो वो क्या आ गया, वो स्टेप्स को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स। वो जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारी एम तक पहुंचने में हमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। एम क्या आ गई, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब वो कौन कौन से ऐसे तरीके जिसके द्वारा एक इंसान जो है उसकी होलसम डेवलपमेंट हो सकती है, इसको हम लेकर चलते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले आप एक इंसान को इमेजिन करो कि आप सोच रहे हो कि वो इंसान परफेक्ट है। आप परफेक्ट की डेफिनेशन किस हिसाब से, सबसे पहली डेफिनेशन क्या हो सकती है, सबसे पहली डेफिनेशन ये हो सकती है कि वो इंसान जो है फिजिकली फिट है ना। फर्स्ट इंप्रेशन में आप जब इंसान को देख रहे हो, आपके लिए वो इंसान सबसे पहले किस हिसाब से परफेक्ट होगा, जब वो फिजिकली क्या होगा, फिट होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मेंटली भी तो होना चाहिए ना। अब मतलब कि उसका जो है मतलब वो सिचुएशन को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी जो है मेंटली वो वेल है कि नहीं है, दिमागी तौर से क्या वो इंसान सही है कि नहीं है, ये भी हो गया। अब दूसरी चीज़, दिखने में तो इंसान ठीक ठाक है, मेंटली भी वो फिट है, बट वो इंसान जो है वो सोसाइटी के जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, वो बहुत एरोगेंट है, वो सोशली डेवलप्ड नहीं है। तो क्या वो इंसान फिजिकली फिट, आप जो उसे होलसम मतलब आप उस इंसान को परफेक्ट इंडिविजुअल कंसीडर करोगे, नहीं। तो इसका मतलब सोशली भी वो जो है वेल बिहेव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मींस उसका जो है उसके जो है कोऑर्डिनेशन जो है बिटवीन नर्व्स और मसल्स, मींस एक्शन के साथ ही वो इमिडिएटली रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सही है कि नहीं है। ये भी एक फैक्टर आ गया ना, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान जो है वो जो है वो परफेक्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट उसका इसके इमोशंस के ऊपर कितना अच्छे से कंट्रोल है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, या बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, या बहुत ज़्यादा जल्दी रोना शुरू हो जाता है। तो ये क्या आ गया, इमोशंस आ गए ना। तो उसका उसके इमोशंस के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं है। नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ। अब जो है
एक इंसान फिजिकली फिट होना इज समथिंग एल्स, कि आप फिजिकली फिट हो। हेल्दी होना मीन्स क्या? मीन्स हेल्दी होने का मतलब आ गया कि वो इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, ये सारे फैक्टर्स के साथ क्या वो सही से बिहेव, मतलब वो इन सारे फैक्टर्स में सही है, तो वी कैन से दैट हाँ दैट इंडिविजुअल इज़ हेल्दी। तो वो इंडिविजुअल को आप क्या कहोगे कि वो इंडिविजुअल जो है वो क्या है? वो जो है उसकी होलसम डेवलपमेंट होगी। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड जितने भी पर्सपेक्टिव्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, उसने क्या किए? डेवलप्ड किए। उनके बेसिस के ऊपर वो इंडिविजुअल जो है वो परफेक्ट कहलाया। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स, इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो इंसान जो है परफेक्ट है कि नहीं है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ द फिजिकल डेवलपमेंट। अब जब है ये पॉइंट ही अपने नाम से बता रहा है फिजिकल डेवलपमेंट, तो जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल एजुकेशन इज़ द फिजिकल डेवलपमेंट. In fact, it leads to the development of our organ systems such as circulatory, respiratory, nervous system, muscular system, digestive system. Physical education is related to the physical activities. When we perform these activities, there are various effects of these activities on our organ system. These systems witness growth in size, shape, efficiency, etc. It can be stated that physical development is possible through this objective of physical education. अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जैसे कि अभी मैंने इसे रीड आउट किया कि फिजिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। जैसे किस पॉइंट से पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड विद द फिजिकल, है ना, मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद योर फिजिकल सिस्टम्स। जो आपके सिस्टम्स हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन सिस्टम हैं, आपकी फिटनेस इन सारे पॉइंट्स के साथ डील कर रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन सिस्टम के साथ डील कर रहा है। अब इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल, जब कभी भी हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बोला कि हमें जो है अब सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो डॉक्टर जो दवाइयों के रिकमेंड करेंगे, साथ ही साथ में कहेंगे कि आप ना एक्सरसाइज करो। फिर उसके बाद आपने एग्जाइटी हो रही है, टेंशन बढ़ रही है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस को दूर करो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड रहो। अब उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड होने से क्या होगा? अब जैसे खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें क्या हैं? फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना। इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है? उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो पा रही है। हम लोग कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें जो है हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है ना। अब वो हार्ट का साइज़ क्या है? मतलब कि हार्ट अपनी शेप बढ़ाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है ना, अब इसको एक एग्जांपल के साथ लेकर चलते हैं पाउच की, ठीक है। आप एक पाउच है, उसके अंदर सिर्फ एक या दो पेन डालते हो, तो उस पाउच की कैपेसिटी आपने कभी जानी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक या दो ही पेन कभी उसके अंदर डाले। अब आप जो है उसके अंदर जब इरेज़र डालोगे, पेंसिल डालोगे, 8-10 पेन और डालोगे, देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ, इस बैग की कैपेसिटी जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो सेम वैसे ही है। अब जो है हम लोग लिमिटेड जो है, आप देखना जब आप वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट करते हुए जब आप पहले दिन वर्कआउट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? आपको ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपने पहले इतना वर्कआउट नहीं किया, आपके लंग्स, आपके हार्ट पे कभी भी इतना प्रेशर नहीं पड़ा। वहीं पर जब आप कॉन्टिन्यूसली, जब आप अगेन एंड अगेन आप जो है कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपके हार्ट का साइज़ जो है वो क्या हो रहा है? वो दोबारा बैक टू शेप में आ रहा है। जितनी उसकी कैपेसिटी थी वो उतनी इंक्रीज़ कर रहा है। अब वो जो है एक ही पंप में जो है हमारा हार्ट जो है ना, वो 1 मिनट में कितने लीटर ब्लड को पंप करता है? इट नियर अबाउट 5 लीटर, ठीक है। 1 मिनट में ब्लड जो है वो हार्ट जो है वो नियर अबाउट 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो वो क्या कर रहा है? आपकी एफिशिएंसी को, आपकी हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा है।
और आपके अंदर जो है आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, ताकि आप ज़्यादा क्या कर सको, सांस को जो है ऑक्सीजन कंजप्शन कर सको। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही है, किसके द्वारा हो रही है फिज़िकल डेवलपमेंट, आपकी जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ के द्वारा। जितना ज़्यादा आप जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड रहोगे, उतनी ही ज़्यादा जो है आपके ऑर्गन सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो आपकी आती है मेंटल डेवलपमेंट। अब मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि जो इंसान जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड होता है, उसका माइंड उतना ही ज़्यादा शार्प होता है। अब इसके एग्जांपल कैसे, कि सपोज़ आप जो है कोई गेम खेल रहे हो, है ना, आपने जो है इमीडिएटली गेस कर लिया कि यहाँ से जो है मेरा एंगल ऑफ थ्रो सही रहेगा, तभी जो है मेरी बास्केट हो पाएगी। अब मैंने जो है टैक्टिस जो ये स्ट्रेटजीज़ कि मैं जो जो है लॉन्ग सर्व रही हूँ, बट मैं मार क्या रही हूँ, शॉर्ट सर्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये टैक्टिस हैं। और मतलब आप इमीडिएटली जो है मूवमेंट को देखकर कैलकुलेट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट स्टेप आगे कौन सा लेना है। ये कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस गेम को खेलोगे, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो माइंड की अलर्टनेस है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन को जज कर पाओगे, आपकी जो है कैलकुलेशन इंक्रीज़ होंगी। आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपको डंप कर देगी, आपको जो है वो इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं रहने देगी। आप चीज़ों को क्रैम अच्छे से कर पाओगे, बट शार्पनेस ऑफ द माइंड जो है वो कब होगी, या आपके माइंड में अलर्टनेस कब इंक्रीज़ होगी, जब आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी कर रहे हो, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व्ड हो। क्योंकि जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड होते हो, तब आप क्या कर रहे हो, ये सारी सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो खुद से। आपने देखा सामने वाला प्लेयर जो है वो क्या कर रहा है, वो जो है आपके साथ गेम खेल रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, आपको अपने पॉइंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, फटाफट जो है कैलकुलेट कर रहे हो कि अभी वो पीछे है, मैं फटाफट जो है ड्रॉप डाल देता हूँ, वो ये वाला पॉइंट नहीं उठा पाएगा। तो ये क्या था, माइंड की शार्पनेस थी ना। इसने क्या किया, फटाफट मूवमेंट को कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, फटाफट से इमिडिएटली आपने क्या किया, सिचुएशन को जो है मतलब सिचुएशन को जज करते हुए आपने आगे से मूवमेंट को रिप्लाई करा। तो ये क्या आ गई, मेंटल डेवलपमेंट। तो फिजिकली एक्टिव रहने से क्या होता है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट। मोरओवर it should be called the indispensable requirement of various physical activities. In fact, it is a two-way process. Physical activities sharpen the mind, which in turn is essential to perform various activities. Along with these activities, physical education is also a subject as other educational subject. It includes rules and regulation, techniques of game, or anatomical and physiological studies, balanced diet, sanitation, health and disease, personal hygiene, etc. In this way, mental development takes place. Through the participation in various activities, an individual learn to draw certain conclusions. He or she is able to understand the new situations that he or she faces in the game. It enables him or her to take decision independently. So his mental development take place in many ways. अब यहाँ पर भी वो सही कह रहे हैं कि ये जो है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह जो है फिज़िकल एजुकेशन में भी जो है बहुत सी रूल्स और रेगुलेशन टेक्निक्स जो है, आप जो है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, बैलेंस डाइट, सैनिटेशन, हेल्थ एंड डिजीज़, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो। यहाँ पर इनफैक्ट ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस है। जब आप गेम खेलने जा रहे हो तो कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ जब आप गेम को खेल रहे हो
ठीक है, गेम को खेलते हुए आपके पास अलग अलग तरह की सिचुएशंस आ रही हैं। हर बार तो एक प्लेयर खेलने के लिए आपके सामने नहीं आएगा ना, अपोनेंट हर बार सेम तो नहीं होगा, अपोनेंट हर बार डिफरेंट होगा। डिफरेंट जगहों पे जा रहे हो, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। सामने वाला आपको क्या पता कि कैसा प्लेयर है, कैसा प्लेयर नहीं है। आपको उस प्लेयर के अकॉर्डिंग अपनी गेम के आगे क्या करना है, आपको जो है टेक्निक्स यूज़ करनी है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर मूवी की दंगल, है ना, एक एग्जाम्पल। अब वहाँ पर क्या था कि जब वो सामने अपोनेंट था तो वो क्या कर रहे थे कि वो पहले ही देख रहे थे कि इसके वीक पॉइंट कौन से हैं। आपको क्या करना है, उस वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने टैक्टिक्स जो है स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको डिफेंस खेलना है, यहाँ पर आपको ऑफेंस होकर खेलना है। वो सब चीज़ें क्या हैं, नई सिचुएशन है, न्यू सामने नया प्लेयर है, तो आपको क्या करना है, खुद उन सिचुएशन को फेस करके आपको जो है अपना रिएक्शंस देने हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रही हैं। कैसे? क्योंकि आप वहाँ पर सिचुएशन में खुद जाकर उसको फेस कर रहे हो। जब आप खुद जाकर फेस कर रहे हो तो वहाँ पर क्या हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या हुआ कि आप जब खेल रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही बैठ के खेल रहे हो, है ना। आप वहाँ पर अब नॉर्मल, अब ऑनलाइन गेम्स जैसे कि आजकल के टाइम पे पबजी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसमें भी जब आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो आपके साथ क्या है, ग्रुप है ना। तो उस ग्रुप को आप क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो। आप देख रहे हो कि एक इंसान जो है मर रहा है, आप उसे क्या कर रहे हो, फटाफट जाके रिवाइव कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपके अपनी टीम का प्लेयर है, आप उसको बोल रहे हो तो जाके मर जा, मैं अकेले ही मैच जीत सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 के ग्रुप में खेल रहे हो तो वो क्या है, सोशली आप वहाँ पर भी बेशक आप ऑनलाइन मोड के साथ खेल रहे हो, बट आप चारों आपस में क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ लिंक में हो। तो वो चीज़ें क्या कर रही हैं, आपको सोशली डेवलप्ड कर रही हैं। अब सिर्फ ये तो ऑनलाइन की हो गई। अब जब हम रियल लाइफ में आते हैं, ऑनलाइन गेम दे आर नॉट द पार्ट ऑफ रियल लाइफ। अब रियल लाइफ का पार्ट कौन सा आ गया, जब आप ग्राउंड में इन द फील्ड व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द थिंग्स। अब उन थिंग्स को जब व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट थिंग, यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, यू आर फेसिंग न्यू सिचुएशंस। अब यहाँ पर आप नई सिचुएशन को फेस कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो। व्हेन यू आर मीटिंग विद द न्यू पीपल्स, द न्यू सिचुएशंस आर गोइंग टू बी डेवलप्ड। अब वहाँ पर नई नई तरह की सिचुएशंस भी डेवलप्ड हो रही हैं। इन दिस सिचुएशन यू विल लर्न हाउ टू गेट सोशली कनेक्टेड विद अदर इंडिविजुअल्स। यू विल लर्न अबाउट द कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स। अब जब आप खेलने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो बाहर जैसे कि आप सपोज आप खेलने के लिए गए केरला वाली साइड, साउथ। हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, हम लोग खेलने के लिए जा रहे हैं साउथ में, या जो लोग साउथ में रहते हैं वो लोग खेलने के लिए आ रहे हैं नॉर्थ में। अब सबसे पहले जो है कल्चर, वहाँ का कल्चर अलग था, यहाँ का कल्चर अलग है। तो वो सब चीज़ें क्या हुई, लर्न करी ना। तो वो क्या था, आप क्या कर रहे हो, आप अपने सोशल रिलेशनशिप्स को क्या कर रहे हो, डेवलप्ड कर रहे हो। आपने वहाँ के नए फ्रेंड्स बनाए, आपके साउथ के भी फ्रेंड्स बनना शुरू हुए। और उसके बाद जब आप टीम गेम में खेल रहे हो तो टीम गेम के अंदर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप्ड हो रही हैं कि आपको किस तरह से हर एक प्लेयर को अपने साथ लेकर चलना है। आपके जो हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी अच्छे डेवलप्ड हो रही हैं। आपको कुछ भी इस तरह से बात नहीं करनी, अगला प्लेयर गलत है या उसने कुछ गलत किया तो आप उसे इस तरह से समझाना है कि उसे इंसल्टिंग ना लगे, ताकि वो अपने आप को ग्रुप से अलग ना समझने लगे। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीखते हो, जब आप लोगों के बीच में जा रहे हो, है ना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेड्स विच आर असेंशियल फॉर द बेटर एडजस्टमेंट इन द लाइफ। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि सोशल डेवलपमेंट के थ्रू आपके अंदर जो सोशल ट्रेड्स मीन सोशल डेवलपमेंट जो है हो रही है। आप सोशल, जब आप नए नए लोगों से मिलोगे तो आप नई नई चीज़ें सीखोगे, एडजस्टमेंट सीखोगे। और जो ये एडजस्टमेंट जब आप सीखते हो ना, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करना, तो आपको लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
जब लाइफ में जो किसी भी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीज़ों को आप कभी भी फेस नहीं कर पाओगे। आप हर सिचुएशन में खुश रहना सीखोगे अगर आपके अंदर एडजस्टमेंट वाली जो है क्वालिटी अगर है। द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन the program of physical education provide a number of ways to develop these qualities। अब फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ चांसेस मिलते हैं कि आपके अंदर जो है ये एडजस्टमेंट वाली जो क्वालिटीज़ है ना वो डेवलप्ड हो सके। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वांट टू हैव लीडर लाइक क्वालिटीज़। अब जो है हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो अपने अंदर समझता है कि मेरे अंदर ना वो सारी क्वालिटीज़ हो कि हर कोई मुझे फॉलो कर सके। तो अब उन क्वालिटीज़ को बना मतलब अब ये नहीं है कि वो इक्वालिटीज़ आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं, पहले से अंदर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं। उन क्वालिटीज़ को क्या करना पड़ता है, अपने अंदर डेवलप्ड करना पड़ता है। Through physical activities, the player who belong to different places come close to one another। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि मतलब जो डिफरेंट प्लेसेस जैसे साउथ का नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ का साउथ में आ रहा है, आप एक दूसरे को जान पाए, आप लोग एक दूसरे से फ्रेंड्स बने, तो वो क्या हुआ, आपका एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप्ड हुआ। दे एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब जो है आप साउथ में खेलने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर नई सिचुएशंस हैं, न्यू इन्वायरमेंट है, न्यू कल्चर है, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ह्यूमन रिलेशंस आर डेवलप्ड। जब आप एडजस्ट कर रहे हो तो आपके वहाँ के लोगों के साथ रिलेशनशिप्स क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं। इट इज़ अ बेटर सोर्स फॉर अटेनिंग द क्वालिटीज़ लाइक कॉपरेशन, कॉर्टेसी, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप, टॉलरेंस एंड सिंपैथी। अब जो है अब जब नए लोगों सिचुएशन में जब एडजस्टमेंट आ रही है तो आप क्या कर रहे हो, कॉपरेट करना सीख रहे हो, टॉलरेट करना सीख रहे हो, एक दूसरे को लेकर सिंपैथी जैसी फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप्ड हो रही हैं। These traits are developed in various programs of physical education. A society can prosper in a healthy social environment, and such type of environment is possible only through the programs of physical education। अब जो नई सिचुएशन है, नई प्रोग्राम्स हैं, नई सोसाइटी की जब आप लोगों से मिल रहे हो तो वो क्या है, एक सोशल रिलेशनशिप्स क्या हो रहे हैं, आपके डेवलप्ड हो रहे हैं। और ये किनके द्वारा हो रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स के द्वारा हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब क्या है आपका, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि सिचुएशन को समझ के आप इमीडिएटली कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आपके नर्वस सिस्टम प्लस आपके मस्कुलर सिस्टम को जो है इसके बीच में एक प्रॉपर जो है रिदम को डेवलप्ड करना, दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन में जैसे रिदम के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो, है ना, आपके नर्वस सिस्टम में क्या आ रही है, एक तरह की साउंड आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है अगर एरोबिक्स कर रहे हो, आपके जो टोन है, बीट है, बीट के अकॉर्डिंग आपके स्टेप्स, दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। आप क्या कर रहे हो, मतलब आपने जैसे मार्च जब चल रही है, जब मार्च हो रही है तो वो ड्रम की बीट, जो वो ड्रम है ना, ड्रम की बीट के अकॉर्डिंग आपकी कदम ताल, योर फुटस्टेप्स अकॉर्डिंग टू द बीट ऑफ ड्रम, तो वो क्या आ गया, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। आप जो चीज़ सुन रहे हो, जो चीज़ परसीव कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये कैसे डेवलप्ड होगा, ज़्यादा फिजिकल, व्हेन यू आर इन फिजिकल एक्टिविटीज़, जब आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पहले दिन आप एरोबिक्स की क्लास में गए, आप जो है सबके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, बीट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो। वहीं पर जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिकल, अब आप रेगुलरली एरोबिक्स कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि अब आपकी जो है बीट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन होना शुरू हो रहा है। दैट मीन्स आपका न्यूरोमस्कुलर, जो चीज़ आप परसीव कर रहे हो उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, दिस ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न्ड विद अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम। मीन्स इट इज
कि आप नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपके मस्कुलर सिस्टम के बीच में जो है एक स्मूथ रिलेशनशिप को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है. The activities of physical education provide ample opportunities for better neuromuscular coordination. Means through the physical education activities just like Zumba, aerobics, rhythmic exercises, rhythmic yoga, these all are the activities, physical activities. Swimming, these are what? Physical activities. These activities helps in developing neuromuscular coordination, a fine neuromuscular coordination. ये जो है ना एक fine neuromuscular coordination develop करने में help कर रहा है. In various game situation, our neuromuscular coordination is developed. बहुत सी game situation हैं, on the basis of these game situation, neuromuscular coordinations develop. Good neuromuscular coordination help to keep off fatigue during various activities. मीन्स जितनी भी जो है डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, अगर आपका जो है प्रॉपर तरीके से न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चल रहा है तो आप इतना ज़्यादा फटीग को जो है फील नहीं कर सकते. We can use our energy in a proper way if we have a good neuromuscular coordination. We can ensure accurate and smooth functioning of our body. While doing physical activities, our reaction time becomes less. The activities help in efficient movement of our body part. Thus, through physical activities, our neuromuscular coordination become efficient. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं इन दिस पॉइंट कि जितना ज़्यादा हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे हमारा रिएक्शन टाइम. अब रिएक्शन टाइम कैसे कि मतलब आपको लग रहा है कि सामने से जो है प्लेयर जो है वो आपको शॉर्ट सर्व करवा रहा है, आप लॉन्ग सर्व के थे तो आपने क्या किया, उसकी आपने एक्शन को नोटिस कर लिया. आपने जो है आपके न्यूरोमस्कुलर ने आपके जो नर्वस सिस्टम था उसने उस सिचुएशन को परसीव कर लिया और वैसे ही इमिडिएटली आपके मसल्स जो हैं वो फटाफट आगे की ओर जाकर उस सर्व को उठाने लगे. तो दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर. माइंड ने जो है उस सिचुएशन को ले लिया और इमिडिएटली आपने रिस्पॉन्स कर दिया. तो ये क्या था, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन था ना, कि आपने जितनी जल्दी सिचुएशन को लिया उतनी जल्दी उस सिचुएशन को आपने उसके अकॉर्डिंग आपने रिएक्ट किया. तो ये आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की फाइन थी, बेटर रिलेशनशिप था. ये किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ, फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा. जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहोगे उतना ही ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप्ड होगा. नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट. The emotional development of an individual is also the major objective of physical education. Every individual has various types of emotions like pleasure, hope, jealousy, hate, fear, distress, anger, wonder, lust, loneliness, etc. If an individual does not have appropriate control over these emotions, he or she becomes abnormal and uncontrollable. The emotions are very vital for every individual, but excess of these emotions is always bad. The program of physical education help develop these emotions and also teach us to have proper control over our emotion. By participating in the programs of physical education, an individual starts having control over his or her emotions. अब इस पॉइंट में यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इंसान जो है ना, हमारे अंदर जो वैरायटी ऑफ इमोशंस वी आर हैविंग. ठीक है, हम जो है बहुत हमारे अंदर गुस्सा भी है, डर भी है, जेलेसी फैक्टर्स भी हैं. ये सारे क्या हैं, एंगर, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इमोशंस है ना हमारे अंदर. खुशी, गम, ये सब क्या है, इमोशंस हैं. अब इन सब इमोशंस का जो है ना, ये ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान जिसके अंदर ये इमोशंस नहीं होंगे. ये इमोशंस हर एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं. बट जो है अगर किसी एक इंसान के अंदर जो है एक इंसान का इन इमोशंस के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा तो वो इंसान क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा. वो जो है एबनॉर्मल कहलाएगा. जैसे कोई भी सिचुएशन हुई, एक इंसान जो है इमिडिएटली रोना कोई भी मतलब उसने अपने सामने किसी भी चीज़ को देखा, वो घबरा गया. तो वो घबराने के करके क्या हुआ, उसकी हालत ख़राब होगी.
तो वो क्या था, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना होने के कारण उसने एक देखा एक्सीडेंट हो गया सामने, वो जो है खुद ही बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि उसका उसके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो उसको वो फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड कर पाएगा अपने सामने वाले को? तो उसका उसके इमोशंस के ऊपर, एक इंसान का उसके इमोशंस के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो क्या कर सके, सामने वाले को भी किसी भी तरह की सिचुएशन में जो है उसे हेल्प कर सके। वो क्या आ गया, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना। ठीक है। अब जिसके की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो उस समय क्या था, सभी प्लेयर्स ने जो है अपनी खुशी जाहिर करी, बट एट दैट टाइम महेंद्र सिंह धोनी वॉज देयर, जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए बाकी जो अपोनेंट टीम के प्लेयर्स थे उनके साथ अच्छे से मिले और उसके बाद जाकर बाद में सेलिब्रेशंस करी। ऐसा नहीं है कि उनको खुशी नहीं थी, एज ए टीम कैप्टन उनको भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशी थी, बट उन्होंने उस सिचुएशन में क्या किया, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखा, अपनी सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से किया, अपनी अपोनेंट टीम थी उस समय वहाँ पर, उनके साथ सोशली वेल बिहेव किया, उसके बाद अपनी सेलिब्रेशंस भी करी। अब वहीं पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हरभजन सिंह की। ठीक है, उनके इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कम कंट्रोल था। उन्होंने जो है एक मैच में अपने अपोनेंट प्लेयर को कुछ गालियां वालियां दे दी, एब्यूजिव वर्ड्स यूज कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हें जो है एक उस वैसे जाना जाने लगा कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, है ना। तो वो क्या था, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना होने के करके इमोशंस आपकी गेम्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, आपका आपके इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे कि आप एक प्लेयर को देखना ना, जो एक गेम स्टार्टिंग से खेलता हो, या एक अच्छे लेवल का प्लेयर हो, तो वो ना हारने के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं टूटेगा। डेफिनेटली उसे बुरा लगेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं टूटेगा। वहीं पर एक जो प्लेयर है ना, जो भी स्टार्टिंग में खेलने आया है, जो स्टार्टिंग में पहला मैच खेल रहा है, वो अगर हार जाएगा ना, तो हो सकता है कि वो ना अपनी गेम ही छोड़ दे कि मैंने नहीं खेलना। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं था, वो जो है एकदम से स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आ गया। तो जितना ज़्यादा आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपका आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हो पाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ। आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्दी लाइफ कैसे होगी, जब आप जो है फिज़िकल एजुकेशन जो है ना, उसमें जो है आप पढ़ते हो ना हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। अब हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में जब आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके में जो है ये आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ाएगी, फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें एडुकेट किया जाता है, इसमें पढ़ाया जाता है कि किस तरह से हमें जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब को दूर रखते हुए एक हेल्दी लाइफ को प्रमोट करना है। और एक हेल्दी लाइफ को आप कब प्रमोट कर पाओगे, जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व हो। तो इस तरह से फिज़िकल एजुकेशन जो है एक इंसान को जो है ऑल अराउंड डेवलप्ड करने में हेल्प करती है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल में हेल्प करते हैं। तो इसके साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।